हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग 2002 की जो EPFO के पेपर हुई थी उसकी पार्ट 2 करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 की थी और पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखी थी। मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो अराउंड 25 थे, ठीक है, वो हमने देखे थे। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग देखे थे जो कि 30 थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं रेस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके बाद आपको जनरल साइंस एंड कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद मिसलेनियस भी कुछ है तो वो भी हम लोग करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे आज। तो इसमें आपको अराउंड 53 क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन किए थे पिछले वीडियो में। आज जो हम लोग करेंगे वो 67 क्वेश्चन करेंगे। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो करंट अफेयर्स है वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि 2002 की पेपर है तो करंट अफेयर्स बहुत पुराने हो गए। तो आप थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस टाइप की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बट इसकी करंट अफेयर्स को उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। दूसरा एक चीज़ है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, बट अब ज्योग्राफी के उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जैसे कि कोई नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि न्यूज़ में रहता है, तो वो करंट अफेयर्स में एक तरह से कवर हो जाती है। अब इसमें इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन जो है वो लेबर लॉ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट लेबर पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 है ना, तो वो हम लोग देख लेंगे। लेबर्स एंड वेलफेयर ऑफ लेबर पे कुछ क्वेश्चन है तो वो हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। तो इसमें आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, एक बार आप सही से देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमिक्स में तो कुछ चेंज हुई नहीं है। बाकी कुछ जैसे अपॉइंटमेंट पूछी गई है जो मिसलेनियस में आती है, वो अब वैसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो कौन सी है, वो पॉलिटी की सेक्शन है, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगा और क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। पहला है द 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 5 years to 6 year। कह रहा है कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें लोकसभा और विधानसभा की जो 5 साल की होती है उसको 6 साल कर दिया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये आपका सही है, क्योंकि 42वां अमेंडमेंट एक्ट में लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको 5 से 6 साल कर दिया गया। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया था? आर्टिकल 172 जो कि रिलेटेड है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसकी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। और आर्टिकल 83 जो कि बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसमें 5 से 6 साल कर दिया गया था। लेकिन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको फिर से 6 से 5 कर दिया गया था, तो ये हमारा सही है। दूसरा है द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हमारा संविधान में आर्टिकल 85 में कहता है, आर्टिकल 85 सबसेक्शन 2B, कि द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर सकते हैं। और आर्टिकल 85 2B में कहता है कि प्रेसिडेंट हाउस को डिजॉल्व कर सकते हैं। और 74(1) में कहते हैं, 74(1) में क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एक होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइज करेगा प्रेसिडेंट को कि आपको कौन सा फंक्शन एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना, वो एडवाइस करेगा। और इसके हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये सही है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहेगा कि हाँ इसको क्या करना है, लोकसभा को डिजॉल्व करना है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर करेगा। मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। अब आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है मनी बिल के बारे में, है ना, और बताया गया है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब ये लोकसभा से पास हो जाता है तो ये राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उसको रिकमेंडेशन दे सकती है उसमें चेंज करने के लिए, है ना, लेकिन उस रिकमेंडेशन को लोकसभा चाहे तो माने और नहीं भी मान सकता है, ठीक है।
और वो रिकमेंडेशन अगर 14 दिन में नहीं देता है, विद इन 14 डेज, अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं देती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पार्लियामेंट से पास हो गया। तो ये भी सही है कि कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर ऑन द एक्सपायरी ऑफ एवरी थर्ड ईयर। 1/3 ऑफ इस मेंबर, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है तो ये कभी डिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसकी 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल पे रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा गलत हो गया, थर्ड नहीं होगा, सेकेंड ईयर। और नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो हमारा डी आंसर होगा। ये आपको एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये आप PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज देयर आर 24 स्टेट कैडर्स इंक्लूडिंग 3 ज्वाइंट कैडर। ये उस समय का है। अभी आप बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस 3 कौन कौन है? पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए, एक है IAS, एक है IPS और एक है IFS। ये फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस है। ये 3 जो है ऑल इंडिया सर्विस है। और कैडर एलोकेशन पॉलिसी में जो क्या किया गया था, जितने भी कैडर है उसको 5 जोन में बांट दिया गया था। ठीक है, 5 जोन में बांटा गया था। अभी टोटल 26 कैडर्स है ना इनके सारे। ठीक है, 2017 में जो कैडर एलोकेशन पॉलिसी आई थी उस पर 5 जोन में सारे कैडर को बांट दिया गया था। तो ये हमारा, आप समझ लीजिए, इसमें आंसर देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत पुराना डाटा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। अब ये सिर्फ एग्जाम लेती है, रिक्रूटिंग बॉडी है UPSC। अब ये जो IAS की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो DOPT है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, IPS जो है उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखना, IPS की जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और फॉरेस्ट वाली जो है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इनकी है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी UPSC नहीं है। तो ये हो गया हमारा गलत, ये गलत हो गया। तो सही क्या होना चाहिए था इसमें? 1। ठीक है, बट इससे कोई अभी हमें ये नहीं है, हमें अभी बस कॉन्सेप्ट समझना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के पेपर आप देते होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग रिक्रूटमेंट टू ऑल द ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे ना एक्सट्रीम है, ऑल ग्रुप B पोस्ट है ना, ऑल ग्रुप C में नॉन टेक्निकल, तो ऑल ग्रुप C नहीं बोल सकते हैं। ऑल द ग्रुप, सारे ग्रुप B और ग्रुप C का नहीं करता है। तो SSC की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है टू मेक रिक्रूटमेंट टू ऑल ग्रुप B पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस में। ठीक है, इसके बाद ऑल नॉन टेक्निकल ग्रुप C पोस्ट, तो इसमें ऑल नहीं हो सकता है, ऑल ग्रुप में नहीं हो सकते हैं, सारे ग्रुप C के और सारे ग्रुप B के नहीं हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गई जिसकी 10,500 है ना, उसकी जो पे स्केल होगी, ठीक है ना, वहाँ पे अभी जो मेंशन है वो 10,500 और उसके बिलो है, बट अब चेंज हो गया है। तो आप ऑल नहीं लिख सकते हैं इसमें, तो थर्ड भी गलत हो गया। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? आर्टिकल 148 पे जाइए आप, यहाँ लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंट विद द प्रेसिडेंट। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड टू क्रिटिसाइज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉइंट ऑफ रेज क्यों रेज किए जाते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर? दूसरा रीजन है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कुछ हाउस में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है बट वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई प्रोसीडिंग, कुछ बातें जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीड्योर है, तो एक मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठा सकता है। तो ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, अगर हाउस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो एक मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। जनरली अपोजिशन मेंबर उठाते हैं, किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के। ठीक है, इसमें कोई डिबेट नहीं होता है ना। अब इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर लिस्ट, बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा
तो कोई भी तो हाउस रूल से चलेगा ही नहीं चलेगा। तो हाउस से रूल चलाने के लिए तो एक ये अच्छी टूल है, ठीक है। ये तो आपको एक असर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक है। ये एक आपको एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इंडिया एट दैट टाइम। प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग, तो उसके चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट हैविंग बिन द वाइस प्रेसिडेंट। कौन ऐसा है जो बिना वाइस प्रेसिडेंट बने हुए प्रेसिडेंट बन गया? दैट्स अ नीलम संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध चुने गए थे 1977 टू 82, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, 6th प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन जो है, हम लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के हो गए, अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसके रीजन में फ्लोरिस्ट हुए थे, ठीक है। तो किसके रीजन में हुए थे? द नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया कौन था पता है आपको? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी 5th और 6th सेंचुरी में फ्लोरिस्ट हुए थे किसके रीजन में? हर्षा। हर्षा कि कहाँ के थे राजा? कन्नौज के, ठीक है, ठीक है। एक आपको गुप्ता एम्पायर के अंदर में भी हुए थे, ठीक है, और बाद में हर्षा में हुए थे, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ था वो कुमारगुप्त ने गुप्ता के समय में, और ये तो गुप्ता में इसमें आपको कोई ऑप्शन है नहीं, सो दैट्स द, फिर बाद में जो हुआ था वो हर्षा में हुआ था। क्लियर? ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, विजयनगर एम्पायर थी उस समय, फॉरेन ट्रैवलर कौन थे जो इंडिया में विजिट किए थे? अब इसमें देखिए ये सारी हैं, मेगास्थनीज है, युआंग चुआंग है, फाइयान है, निकोलो कॉन्टी। तो आपको आंसर है निकोलो कॉन्टी। ये वेनेटियन मर्चेंट था जो यहाँ पे आया था, 1414 में आया था और रहा था 1438 तक, और 38 तक, 38 तक। ही विजिटेड द विजयनगर किंगडम किसके समय में किया था? देवराय टू। यह भी इंपॉर्टेंट है कि देवराय टू के समय में ये निकोलो कॉन्टी आया था, विजयनगर पीरियड के देवराय टू के समय में। क्लियर? फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये आया था। ये कौन था? चाइनीज पिलग्रिम्स था। युआन चुआंग जिसको हम लोग वेन सैंग बोलते हैं, वेन सैंग बोलते हैं, ये इंडिया आया था, ये भी चाइनीज था, और ये आया था हर्षा के समय में, हर्षवर्धन के समय में युआन चुआंग आया था। और मेगास्थनीज जिसने बुक लिखी थी कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका। ये जो थे वो कौन था? ग्रीक हिस्टोरियन था, और ये सेल्यूकस जो है सो चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त के कोर्ट में, चंद्रगुप्त के मौर्य के केस में, हाँ, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था किसको? मेगास्थनीज को, ठीक है। तो ये आपको सब समझ में आ गया, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसमें पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से किसने लाया था, बस अब इतना आसान भाषा में, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? इसमें क्या था कि कोई प्रिंसली एस्टेट है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसका राजा मर जाता है और उसका कोई नेचुरल या बायोलॉजिकल, मतलब खुद का अपना बच्चा नहीं है, एडॉप्टेड नहीं, अपना खुद का अगर बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है कोई, ठीक है ना, तो वो स्टेट जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था अराउंड 1840 में, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या हो गया कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट है जिसमें राजा के कोई अपना बच्चा नहीं है, एडॉप्टेड सन नहीं, अपना खुद का बच्चा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि चौड़ी चौड़ा है ना, ये किस लिए फेमस है? तो चौड़ी चौड़ा जो है वो कहाँ पे हुआ था? चौड़ी चौड़ा एक प्लेस है, कहाँ पे प्लेस है? गोरखपुर में, है ना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौड़ी चौड़ा एक जगह है ना। यहाँ पे 4 फरवरी 1922 के बहुत सारे लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उस समय चल रही थी, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किए थे वो पुलिस से लड़ाई की और आग लगा दिए, है ना, ठीक है। तो उस कारण से क्या हो गया, 3 सिविलियन मर गए और 22 पुलिसमैन उसमें मर गए। गांधी जी
इन्होंने कहा गांधी जी विड्रॉ हिज सत्याग्रह, गांधी जी ने फिर कहा कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं हम, है ना। गांधी जी विड्रॉ हिज सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन एन इरेट मूव्स मॉब, मॉब भीड़, है ना, सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन बर्न सम पुलिसमैन, 3 सिविलियन और 22 पुलिसमैन मर गए थे, पूरे थाने में आग लगा दिया गया था। इस कारण से गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये जो 1930 में हुई थी, है ना, ये ख़त्म कैसे हुई, किस पैक्ट से? तो 1931 में होती है गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट में ये समझौता होती है कि ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म की जाए, और ये साइन होती है, नाम ही से क्लियर है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को ये होती है। अब इसमें था कि जो पैक्ट था उसमें था कि भी सिविल डिसोबीडियंस, इरविन ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कांग्रेस को। इसके बाद जितने भी, ठीक है, प्रिजनर थे, पॉलिटिकल प्रिजनर अरेस्ट किए गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, उसको रिलीज करना है, और सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट पे जो टैक्स लगते थे उसको रिमूव करना है। लेकिन इसी में भगत सिंह, 2-3 लोगों को जो प्रिजनर थे उनको नहीं बताया गया कि ठीक है सारे प्रिजनर को तो हटा दे, रिलीज कर देंगे, बट ये भगत सिंह लोगों को रिलीज नहीं करेंगे, और इस पर गांधी जी एग्री हो गए थे, ठीक है। सो लॉर्ड इरविन के साथ पैक्ट हुई थी, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। और 23 मार्च को गांधी जी को, भगत सिंह को फांसी मिल गई थी। नाउ धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी एक आयुर्वेद के फिजिशियन थे, ठीक है, अ नोटेड फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। सो धन्वंतरी वाज ए फिजिशियन ऑफ आयुर्वेद इन किंग्स विक्रमादित्य के कोर्ट में थे, और इन्होंने बुक लिखी है। कौन कौन? लॉर्ड धन्वंतरी भी इनको बोलते हैं। रोग निदान एक बुक, और दूसरी वैद्य चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि इन्होंने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है विच लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्म, इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, किसको फादर ऑफ इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। राजा राम मोहन राय वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसे, है ना, नवजागरण, एंड द टायरलेस सोशल रिफॉर्मर who inaugurated the age of enlightenment and liberal reformist modernization इंडिया। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगा वो, और सोशल रिफॉर्म के लिए ये इन्होंने मूवमेंट की थी, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट राजा राम मोहन राय, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, समझ लीजिए, या करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन रहा होगा। इस टेमोर द लेटेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाई, उस समय इसलिए न्यूज में था कि 2002 में जो टिमोर लेस्टे, जिसको ईस्ट टिमोर बोलते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट ने उनको उसको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। उससे पहले ये पुर्तगाली थे, 1975 तक ये पुर्तगाली के अंदर में था, पोर्टुगीज, तो पोर्टुगीज के अंदर में थे, है ना। बाद में 99 तक, 75 से 99 तक ये इंडोनेशिया के अंदर में था। किसके अंदर में? इंडोनेशिया, ठीक है। तो रूल्ड बाय इंडोनेशिया, ठीक है। 75 तक, 1975 तक पुर्तगाली कॉलोनी रही थी, और 99 तक इंडोनेशिया के अंदर में थी। 2002 में यूएस ने रिकॉग्नाइज किया था कि ये भाई इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्लियर। सो इसलिए न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन थी। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग जो करेंगे वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। So the demand for commodities having a large number of close substitute is less elastic than the commodities having a smaller number of substitute. Substitute का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बिस्किट है, उसकी कितनी सब्सटीट्यूट है, ये बिस्किट नहीं हुई, है ना, ये नहीं मिला कोई और ले लेंगे, कोई और नहीं मिला कोई और ले लेंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सब्सटीट्यूट। चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लेंगे, है ना। तो जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूट रहेगी, है ना, द डिमांड ऑफ फॉर कमोडिटीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट इज लेस इलास्टिक। तो पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज इलास्टिक।
सो इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ, है ना, प्राइस स्मॉल चेंज, थोड़ा भी प्राइस चेंज कर दिए, ठीक है, तो डिमांड जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इन इलास्टिक में क्या हो जाता है, इन इलास्टिक में क्या हो जाता है, इन इलास्टिक डिमांड, है ना, कि डिमांड में प्राइस ज़्यादा अगर जैसे ही चेंज हुआ, प्राइस ग्रेटर चेंज, ठीक है, प्राइस ग्रेटर चेंज होगा तो डिमांड में कम चेंज होगा, डिमांड लेस चेंज, ठीक है। सो प्राइस स्मॉल चेंज तो आप समझ गए, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा भी प्राइस अगर चेंज होगा तो। अब अगर मान लीजिए कि द डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट इज मोर इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, ज़्यादा इलास्टिक, है ना, कि डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, तो ये लेस इलास्टिक नहीं होगा, ये ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट है ना, तो ये नहीं मिला तो वो मिला, कुछ भी मिला, है ना, और जिसके नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट कम है तो उसमें तो इलास्टिसिटी कम होंगी ही होंगी, तो इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी और इनकी कम होगी, तो पहला तो गलत हो गया, जैसे ही पहला गलत हुआ तो आंसर आपका ये हो गया। बट बाकी भी हम लोग देखते हैं, लग्जरी आइटम्स हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड। अब लग्जरी गुड्स में क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होती है ना, थोड़ा भी प्राइस चेंज होती है तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना। सो लग्जरी आइटम्स हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड, है ना, प्राइस चेंज हुआ, है ना, सेंसिटिव ऑफ प्राइसेस होती है। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई मिडिल क्लास है, वो कुछ खरीद पा रहा है, बट प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा तो फिर वो नहीं खरीद पाएगा, थोड़ा प्राइस चेंज होगा तो हो सकता है कि वो खरीदेगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो दूसरा सही है। द कमोडिटीज हुज कंजम्पशन कैन नॉट ईजिली टू बी पोस्टपोन्ड हैव लेस इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इलास्टिक डिमांड होगा नहीं, अब नमक आपको खरीदनी ही है, चीनी आपको खरीदनी ही है ना, अनलेस आपके शुगर ना हो, तो नमक खरीदनी ही है, चीनी खरीदनी ही है, तो आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो कि अब नमक नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब जैसे लग्जरी आइटम होता है उसको पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है एसी नहीं है बाद में खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कैन नॉट इजली पोस्टपोन लेस इलास्टिक, तो इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है डिमांड और प्राइस में, कि प्राइस कितना भी बढ़ेगा तो आपको लेना ही है उसको, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कम लोगे लेकिन लोगे, चीनी की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ा कम कंजम्पशन करोगे बट ले हुए, तो इसमें इलास्टिसिटी उतनी फ़र्क पड़ती नहीं है, ठीक है। सो द आंसर हो गया, ये आपको एक्सप्लानेशन दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्चिंग ऑफ 4th 5-year प्लान वाज पोस्टपोन्ड एंड 3 एनुअल प्लान्स हैड टू बी रिसोर्टेड टू बिटवीन 1966 से 1969 के बीच में जो हुई थी उसको हम लोग बोलते हैं प्लान हॉलीडे। थर्ड 5-year प्लान के बाद में ये क्या हुआ था कि रुपये की डिवैल्यूएशन हो गई थी किस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, है ना, इसके बाद इन्फ्लेशन भी था, है ना, इसलिए क्या किया गया, बोला कि 3rd 4th 5-year अब नया प्लान नहीं बनाते हैं, हाँ 3 एनुअल प्लान बना लेते हैं, 66 से 67, 67 से 67 से 68 एंड 68 से 69, ठीक है, तो 3 एनुअल प्लान बनाई, सही है। 5th 5-year प्लान वाज टर्मिनेटेड अर्लियर ईयर, होना था 1977 से, आपको क्या होना था 1978 से होनी थी, कितने दिन की होनी थी, सॉरी 1974 से 1979 तक, लेकिन जनता गवर्नमेंट की सरकार आती है और जनता गवर्नमेंट की सरकार क्या करती है, इसको 1977-78 में इसको 4 साल में ही ख़त्म कर देती है और अपना छठा प्लान लाती है 1978 to 83, सो 1 साल पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया, तो ये सही है हमारा, ठीक है। 8th 5-year प्लान कमेंस इन 1992 इंस्टेड ऑफ 1990, 8वां जो था, है ना, वो 1992 में शुरू हुई थी, 1997 तक चली थी, ये बिल्कुल सही है, 1990 में नहीं हुई थी, सो ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज यूजफुल इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट डज नॉट फाइंड एप्लीकेशन इन सर्विस इंडस्ट्री। नहीं, ये सर्विस इंडस्ट्री में भी है, क्योंकि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होता है एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो पूरे बिजनेस को चलाता है ना, जैसे ऑटोमोशन कैसे करना है,
फाइनेंस का प्रोसेस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का कितनी ज़रूरत है, तो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सर्विस, प्रोक्यूरमेंट, ये सारी ये सिस्टम देखती है। सो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो डज नॉट फाइंड अप्लाई सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इनेबल्स ए हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग द सप्लाई चेन, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो ये सही हो गया, असर्शन गलत है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ये उस समय न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड एवरेज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो बिल्कुल अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखती है, ठीक है, तो ये सही है। और माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे देखती है, तो पहला सही है। दूसरा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम इशूज क्या आती है कि आपको ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखनी है, क्योंकि आपको एग्रीगेट में पूरी की देखोगे, पूरी इकोनॉमी की, है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है कि इनकम कैसे सबकी निकाले और एम्प्लॉयमेंट कैसे देखे कि ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है ना, तो ये थोड़ी सी इशू है। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल का, तो उसमें आसान हो जाती है, उसमें ज़्यादा इशू होती नहीं है। तो आंसर हो गया, ये दोनों असर्शन रीजन सही है, बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है एमॉन्ग्स द, जब देखिए ये लेबर लॉज पे ही, लेबर पे, वेलफेयर पे क्वेश्चन है। एमॉन्ग्स द 3 स्ट्रैटेजीज ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। अभी आपको याद रखना है, देखो माइकल पोर्टर थे, ठीक है ना, ये इन्होंने 3 स्ट्रैटेजी बताई थी कंपटीशन का, कोई मार्केट में अगर कंपटीशन होता है तो, ठीक है, तो उसमें बताया था कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। तो व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप? कॉस्ट लीडरशिप कहता है कि आप कॉस्ट में आप लीडर रहो मार्केट में, ठीक है, जो इंडस्ट्री है आपकी, आप बिस्किट बना रहे हो तो उसमें कॉस्ट में आप लीडर रहो मार्केट में, ठीक है, जैसे आप सबसे लोएस्ट कॉस्ट दे रहे हो तो आपकी वैसी कोई कंपटीशन नहीं रहेगी, सारा आपसे ही लेंगे, ठीक है, या आप सबसे हाई रखोगे, ठीक है, तो आपकी जो कंपटीटर है वो आपको, आपके पास जो आएंगे वो नीचे वाले जाएंगे ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जैसे लग्जरी गुड्स की हो गई, तो ये बोलता है कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, है ना, अट्रैक्टिव बनाओ कंपटीट, ठीक है, जैसे कंपटीटर कुछ ऐसा बना रहा है तो आप कुछ डिफरेंट बनाओ सो डैट कि आपका एक अलग से दिखे, सो दैट्स अ डिफरेंशिएशन, तो आपका कंपटीशन से बचोगे। एंड थर्ड है मार्केट सेगमेंटेशन, जिसको फोकस स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, ठीक है। सो फोकस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की मार्केट को फोकस करो, जैसे आप मिडिल क्लास को या लोअर लेवल आपको कर रहे हो कि वो आपका ही चीज़ खरीदे, उनकी क्या नीड है ना, को लो कॉस्ट अगर उनको चाहिए तो लो कॉस्ट दे दिया, तो दैट्स अ मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये आप समझ गए, माइकल पोर्टर ने ये 3 स्ट्रेटजी बताई थी कंपटीशन से कैसे बच सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया, अ कंपनी विद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हैज लेस कंपटीशन फ्रॉम बोथ इट्स डायरेक्ट कंपटीटर एंड फ्रॉम द पोटेंशियल। आपको लग रहा है ना, सही है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट जो आप बनाओगे या सर्विस जो होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे अपने कंपटीटर से, मतलब थोड़ा सा अलग करोगे, तो ये सही है। रीजन है इट्स कंज्यूमर्स हैव ग्रेटर ब्रांड लॉयल्टी एंड देयरफॉर लेस प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है, इसके जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, हैव ग्रेटर ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, अब मान लीजिए कि गोदरेज एक ब्रांड हो गया, ठीक है ना, ब्रिटानिया एक ब्रांड हो गया, है ना, तो लोगों को जो ब्रांड है कि उस पर ट्रस्ट है कि हमको ये पतंजलि का ही खाना है ना, तो अब उसमें प्राइस का कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो उसी ब्रांड का खाना है तो बढ़ाएगा भी, तब भी लोग लेंगे उससे। अगर किसी को माइंड में आ गया कि पतंजलि अच्छी बना रही है तो उसकी अगर लेस प्राइस सेंसिटिव, प्राइस थोड़ा बढ़ेगा घटेगा उससे भी उनको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप ले सकते हो उसमें, इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न कंपनीज द ट्रेंड इज टुवर्ड्स वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सुपीरियर है, इसके अंदर में कितने सबऑर्डिनेट है, ठीक है, कितने लोग इनको रिपोर्ट करता है, मैनेजमेंट रेशियो भी बोलते हैं। अब क्या हो गया है कि पहले जैसे कि, अब आप सोचो कि एक ही के अंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल डायरेक्टली बाय अ सुपीरियर, एक सुपीरियर कितने लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी कुछ सालों में क्या हो गया है कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया है,
वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया कि भाई आपको ये चीज़ पूछना है तो ये हेड है, एक ही सबऑर्डिनेट है, ये पूछना है तो ये हेड है, ये पूछना है तो ये हेड है। ठीक है, क्लियर। सो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। और वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ है वो मैं बता देता हूँ और चीज़ें, है ना। सॉरी वाइडर स्पैन ऑफ, ये तो नैरो हो गया। अब ठीक है, द ट्रेंड इज टुवर्ड्स वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि अब क्या है ना कि पैसे बचाने के लिए एक ही सुपीरियर के अंदर में ज़्यादा एम्प्लॉय को रिपोर्ट करो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक आपने यहाँ रखा, उसके अंदर में 4 रखा, ठीक है, अब उसके अंदर में 3 रखा, तो इसमें ज़्यादा एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। उससे बेटर एक ही को सब रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि पैसे बचाने के लिए, ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग फास्ट भी होती है वाइडर स्पेशल, कि एक ही आदमी है तो डिसीजन सिर्फ एक ही बंदे लेंगे, और 4 लोग अगर कर दोगे तो सब लोग डिसीजन लेंगे। अब मान लीजिए कि ये सारे जितने भी हैं वो रिपोर्ट करेंगे इनको, फिर ये सारे इनको रिपोर्ट करेंगे, तो स्पीड भी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो इसलिए अभी का जो ट्रेंड है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। और मैं ये जो आपको समझा रहा था अभी कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिस्करेज ऑटोनॉमी। सो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो डिस्करेज ऑटोनॉमी एम्प्लॉई के समय में। ऑटोनॉमी क्या होता है कि हमको जो करना है वही करेंगे, है ना, हमको इनको रिपोर्ट करना है, हम सारा काम करके इनको रिपोर्ट कर देंगे। पर अब क्या हो गया कि हर एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है, जैसे फूड का देखना है, ठीक है, तो ये इनसे पूछेंगे। ऑटोमेशन का देखना है तो इनको हेड से पूछेंगे। ठीक है, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिस्करेज ऑटोनॉमी हट गई आपकी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ऊपर है, अकेले आप फैसला नहीं ले सकते हो। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड अगर आपको पता होगा कि क्या है, पहले यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल होती क्या है। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड कहता है कि एक बॉस होना चाहिए जिसपे सारा एम्प्लॉय आंसरेबल हो, ओनली वन बॉस जिसपे सारा एम्प्लॉय आंसरेबल हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन प्रैक्टिस। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल सही है कि एक ही बॉस होगा। अभी का सिचुएशन क्या है कि वर्कर्स शुड रिपोर्ट टू डिफरेंट सुपरवाइजर फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क। ये टास्क है, टेक्निकल है तो इनको रिपोर्ट करनी है, फाइनेंशियल है तो इनको रिपोर्ट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो इनको रिपोर्ट करनी है। ठीक है ना। सो वर्कर्स शुड रिपोर्ट टू डिफरेंट सुपरवाइजर फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क, टेक्निकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन जैसा भी रहता है। तो दोनों आपका सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनिशिएटिव ऑन इकोनॉमिक फ्रंट टू बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। क्या डिसीजन ले रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे फॉर द कमिंग ईयर, एडिशन टू उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल भी होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है द रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स होल्डिंग इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ। अब पीएसयू को जो बेचते हैं, है ना, क्या वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। दो क्वेश्चन है कि पार्ट बी में क्या क्या टैक्सेस के बारे में होती है, दूसरा कि पीएसयू को जो बेचते हैं उसमें जो पैसा आता है क्या वो रिवेन्यू रिसिप्ट में है। ठीक है, अब दोनों का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो पार्ट ए बजट की बुक से ली गई है वो पार्ट बी में आपको टैक्स के बारे में है। ठीक है, तो ये आपका सही है, पार्ट बी और बजट स्पीच में टैक्स के बारे में है। नाउ व्हाट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब रिवेन्यू रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट टैक्स के से पैसा कमाती है, एक्साइज ड्यूटी हो गई, इनकम टैक्स हो गया, है ना, डिविडेंड, इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। ये आपको रिवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट में आएगा कि गवर्नमेंट के पास जो पीएसयू को बेच रहे हैं एक पूंजी थी, कैपिटल थी, उसको उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया। जैसे आपके पास कोई ज़मीन है उसको बेचा, तो दैट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ। आप जो सैलरी कमा रहे हो वो रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग साइंस की क्वेश्चन करेंगे। द डिवाइस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अब सोचो, ये काम करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम है, एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके। पीएन मतलब सब सिंपल आप बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। आप मोबाइल की चार्जर है उसमें होते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक अल्टरनेटिव करंट सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, या तो इंक्रीज करके या रिड्यूस करके। अगर इंक्रीज करके कहेंगे तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
और डिक्रीज करके करेगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर होता है एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर वो होता है एक हीट एक्सचेंजर होती है जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है ना, थ्रू कूलिंग। आपको एसी में देख लो कंडेंसर होते हैं। ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि दहन, कंबस्शन ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या है? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज द फोटोकेमिकल चेंज एंड व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज होती है जैसे कि किसी लकड़ी है उसको काट दिया, शेप में चेंज हो गया, दैट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि हीट रिलीज होती है। ठीक है, जैसे आप कैंडल को जला रहे हो, है ना, तो उसमें हीट रिलीज होगी, तो दैट्स एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होती है वो हीट सराउंडिंग से ऑब्जर्व करके, है ना, और प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक वो बाहर से हीट लेती है और एक्सोथर्मिक हीट को रिलीज करती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या हो गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये तभी होती है जब लाइट एनर्जी कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, तब जो रिएक्शन होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है? देखो, एयर तो मिक्सचर है, वो भी हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा मिक्सचर, और हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिलकर के बना हुआ है। ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है, अमोनिया एक केमिकल कंपाउंड है, मरकरी भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? अमोनिया। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी रैन ओवर ए डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। एक जगह से स्टार्ट करता है और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ए रैन थ्रू आउट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ यूनिफॉर्म। ए जो है सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल सही है। ए रैन थ्रू आउट द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम विथ यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी सही है। बी स्टॉप रनिंग आफ्टर 2 आवर। अब बी क्या करता है, 2 घंटे तो ऐसे चलता है, उसके बाद इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही मतलब स्टॉप कर गया। ये तो ऐसे ही है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, अब यहीं पे रुका हुआ है तो टाइम तो बढ़ ही रहा है ना। अगर आप जाके कहीं रुक जाओगे तो टाइम थोड़ी रुकती है, बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है इसकी, है ना। तो ए बी जो है वो स्टॉप रनिंग आफ्टर 2 घंटे के बाद रुक जाता है, मतलब ए रन फास्टर देन बी नियर द 2 आवर स्टेज। अब लेकिन अब आप देखिए, ए तो रन ही कर रहा है ना, तो ये तो रुक गया और ये रन ही कर रहा है, तो ये फास्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका सही है, तो सारे जो है सही है। ठीक है, ओके। अगला एक क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में किस तरह से स्टोर होते हैं? तो ये ग्लाइकोजेन की तरह स्टोर होते हैं। ये आपको एनसीईआरटी 10th में है। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होती है वो शुगर लाइक ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होकर के आपकी बॉडी में होती है। और ग्लाइकोजेन जो होता है कहाँ पे होता है? लीवर एंड मसल। बॉडी में भी कहाँ होता है वो मैंने बता दिया आपको, लीवर मसल में। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जो इंटेल पेंटियम 4 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, इंटेल पेंटियम 4 जो है वो इंटेल ने लाई थी, वो सिंगल कोर सीपीयू है, सिंगल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डेस्कटॉप के लिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग बूटिंग पीरियड ऑफ ए पीसी द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड। जब आप बूट करते हो पीसी को, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी कुछ होगा। एनालॉग कंप्यूटर आर यूजफुल ओनली इन साइंटिफिक फील्ड व्हाइल डिजिटल कंप्यूटर हैव एप्लीकेशन इन साइंटिफिक एज वेल एज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बिल्कुल सही है। एनालॉग वाली जो होती है कंप्यूटर, वो होता है जैसे बड़े बड़े डाटा वगैरह, जैसे आपको आईएमडी में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वेदर वगैरह को देखने के लिए, फिजिकल फेनोमेना कुछ है ना, उसको देखने के लिए करते हैं, तो वो साइंटिफिक में ही काम आती है। और बाकी जो डिजिटल है वो तो साइंटिफिक में भी रहती है और हम लोग भी यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज अदर नेम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल गलत बात है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटी कंप्यूटर होती है ना, ठीक है, जिसमें एक सीपीयू होती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से बनी होती है। ठीक है,
तो ये एक तरह से कंप्यूटर है और माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, तो ये गलत हो गया। सो सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण क्या होता है। देखो एलर्जी क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी चीज़ है जैसे एलर्जी हो गई, धूप से एलर्जी हो गई तो इचिंग होने लगती है, दैट्स एलर्जी। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो आपको यहाँ से वहाँ फैले नहीं। एक होती है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज आप पार्किंसन का नाम सुने होंगे। पार्किंसन में क्या होता है कि आपकी जो नर्व सेल है वो धीरे धीरे कम होने ये होने लगती है। सो दीज आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो स्लो होने लगती है, ठीक है। सो डीजेनरेटिव डिजीज। और इन्फेक्शियस होती है डिजीज वो, है ना, जो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब से होती है, दैट्स ए इन्फेक्टियस। तो बैक्टीरिया और वायरस कॉजेज इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और डिस्ट्रॉय भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये कौन सा है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होता है एक सब क्या होता है, ये बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, और उनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो बैक्टीरिया को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करे। तो व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन जो होता है एक सब्सटेंस होता है जिसके कारण आपकी बॉडी जो से इम्यून होती है। जैसे कोई भी चीज़ें एंट्री करे, है ना, आपकी बॉडी में कोई वायरस, तो उससे इम्यून करने के लिए एंटीजन की ज़रूरत होती है। एंटीबॉडीज भी एक प्रोटीन होती है ना, जो आपकी बॉडी में कोई अगर अनवांटेड सब्सटेंस इंटर करना चाहता है तो उसको इंटर नहीं करना देता है। और एंटीसेप्टिक जो होता है वो स्टॉप करता है या स्लो डाउन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। आप मेडिसिन जो खाते हैं उसमें एंटीसेप्टिक्स रहते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है ए बस एंड ए कार विथ लोअर वेट। अब देखो इसमें क्या है कि अ बस एंड अ कार विथ लोअर वेट देन ऑफ द बस, मतलब ऑफकोर्स कार की वेट जो होगी वो बस से कम होगी, ठीक है। मूविंग एट द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है। आर बॉट टू रेस्ट ऑन ए लेवल रोड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स लेकर के दोनों को रोका जा रहा है। विच एक्सर्ट सेम रिटार्डिंग फोर्स, द कार विल ट्रैवल लेसर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब आप सोच लीजिए कि रिटार्डिंग फोर्स पहले क्या होता है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बस जिस तरफ जा रही है तो उसको खींचना पीछे की तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन ऑफ बॉडी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो कोई बस चल रही है उसको रोकना है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी टू बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर मान लीजिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो सेम बोल रहे हैं, मास किसकी है, बस की ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, बस की, ठीक है, कार से, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है। अब इसमें क्या है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसमें देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि सेम रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स सेम है। सो द काइनेटिक एनर्जी इज टू बी डिस्ट्रॉयड, काइनेटिक एनर्जी को खत्म करनी पड़ेगी कार को रोकने के लिए। तो कार को रोकने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी को फोर्स करनी पड़ेगी तो उस, अब वो कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी खत्म, रिटार्डिंग फोर्स लगा करके, अपोजिट फोर्स लगा करके। तो कार की वेट कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हुई ना, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा सही है, द कार विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, क्योंकि दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों में सेम फोर्स लगाएंगे तो कार की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो सेम फोर्स लगाएंगे तो कार जल्दी रुक जाएगी और ये लेट होगी। द काइनेटिक एनर्जी टू बी डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स, बिल्कुल दोनों सही है। ये एक्सप्लेनेशन भी है, ये एक्सप्लेनेशन है। अब क्या है, अ ट्रेन हैज़ कम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड इज एक्सीलेटिंग। बोल रहा है कि ट्रेन है वो एक्सीलेट कर रही है। इफ ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन एंड फेसिंग इंजन, इंजन की तरफ फेस कर रही है, इधर इंजन है ना, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, वो क्या करता है कॉइन को ऊपर उछालता है, तो ये उसके अहेड आगे जाके गिरता है। अगर ये कॉइन को उछालता है, अब ट्रेन इधर चल रही है तो आगे कभी गिरेगा ही नहीं। सो अगर ऐसा होगा, क्योंकि जब कॉइन को टॉस कर रहा है तो वेलोसिटी, उस पर्सन का वेलोसिटी वही होगा जो ट्रेन की होगी, लेकिन जब वो एयर में रहेगा तो ट्रेन की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन एक्सीलेट भी कर रहा है। तो ये जो है सो इसके बिहाइंड गिरेगी, ठीक है, तो अहेड नहीं होगा, बिहाइंड होगा। A force acts on the coin whose magnitude is equal to the product of the mass of the coin and acceleration of the train. फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सलेशन होती है, वही बता रहा है कि कॉइन पे जो फोर्स लगेगी वो मास और ट्रेन की एक्सलेशन होगी,
ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, बर्मुडा सिचुएटेड इन वेस्ट अटलांटिक ओशियन इज अ यूके ओवरसीज टेरिटरी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, बिल्कुल सही है ये। 38th पैरेलल डिवाइडेड बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, नहीं, ये जो करती है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करती है 38th पैरेलल। बहामास सिचुएटेड नियर फ्लोरिडा इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएसए, नहीं, ये वेस्ट इंडीज के कुछ पार्ट हैं। आप बहामास जो है, ये पूरी बहामास है, ये फ्लोरिडा यूएस के पास में तो है, ठीक है, पर ये बहामास पूरा है, ये वेस्ट इंडीज़ का एक पार्ट है, वेस्ट इंडीज है ना। तो ये बहामास जो है वो इसके पास, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहामास सिचुएशन नियर फ्लोरिडा, ये सही है, लेकिन बहामास यूएसए का एक स्टेट है, ये गलत है, ठीक है। तो थर्ड भी गलत हो गया, तो आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन है, फॉकलैंड आइलैंड आर सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन। अब आप देख लेते हैं फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है। ओके, सो 2 पिक्चर्स आर नॉट ओके। ओके, सो इसमें 2 पिक्चर आए नहीं हैं। ओके, सो फॉकलैंड आइलैंड आर सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन, नहीं, फॉकलैंड आइलैंड जो है वो है अटलांटिक में। अटलांटिक ओशन आप जा करके देख लेना, ग्राफ इसमें पिक्चर आ नहीं पाए हैं। अटलांटिक ओशन में रेड सी सेपरेट सूडान फ्रॉम इजिप्ट, नहीं, रेड सी जो है सूडान और इजिप्ट को नहीं, कि सूडान इजिप्ट अपना बाउंड्री करता है, ठीक है ना, दोनों लैंड बाउंड्री टच करता है। रेड सी जो है सो इसको सेपरेट नहीं करता है। अगर इधर सऊदी अरबिया सूडान का बता सकते थे, बट इजिप्ट और सूडान जो है वो रेड सी को सेपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत, तो दूसरा गलत हो गया, तो ठीक है, और पहला भी गलत हो गया, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क सराउंड नॉर्थ सी, ये हमने जो डायग्राम थी कि अगर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लैंड है, और नॉर्वे यहाँ है, नॉर्वे यहाँ पे डेनमार्क है, ठीक है। तो ये नॉर्थ सी को सेपरेट करते हैं, फिर इधर अटलांटिक ओशियन है ना। तो ये हो जाएगा, आप इसका डायग्राम देख लेना, इसमें गलती से नहीं आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन अमेरिकन सिटीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये डायग्राम आई है। ओके, सो वेस्ट टू ईस्ट है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट में अमेरिकन सिटीज के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं कि कौन सा है। पहले क्या है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी एक सैन फ्रांसिस्को, सॉल्ट लेक सिटी, तो अब देखते हैं। अब देखो, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है, सबसे वेस्ट में सैन फ्रांसिस्को, फिर क्या है, सॉल्ट लेक सिटी है, ठीक है, और क्या था हमारा, पिट्सबर्ग। अब पिट्सबर्ग देख लो कहाँ है, पिट्सबर्ग लास्ट में होगा कहीं पे, पिट्सबर्ग यहाँ पे है, ठीक है, पिट्सबर्ग हो गया। एक बोस्टन भी है, बोस्टन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आपको नॉर्थ से वेस्ट समझाने के लिए कहेंगे तो क्या बोलोगे, सैन फ्रांसिस्को, सॉल्ट लेक सिटी, पिट्सबर्ग, बोस्टन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको ये बहुत ज़्यादा अगर वर्ल्ड मैप की होगी, और आप ये कम से कम ये साइड वाला पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को सबसे लास्ट में है और इधर बोस्टन लास्ट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैटीट्यूड इज ऑफ अ प्लेस इज इंडिकेटिव। लैटीट्यूड से क्या इंडिकेट होता है, लैटीट्यूड से एक्चुअली टेम्परेचर होता है, और लॉन्गिट्यूड से किसी प्लेस पे टाइम होता है इंडिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो एल्यूवियल सॉइल है इज रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग रबी एंड खरीफ क्रॉप, बिल्कुल सही है, रबी और खरीफ क्रॉप होता ही है एल्यूवियल सॉइल में। एल्यूवियल सॉइल हो गई जो आपको जैसे नदी वदी के पास होती है ना। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन ग्राउंड नट, बिल्कुल ब्लैक सॉइल जो है सो कॉटन और ग्राउंड नट के लिए है, ये एनसीईआरटी में है। रबी क्रॉप्स आर रिप्ड इन ऑटम, रिप्ड ऑटम में नहीं होता है, ये आपको स्प्रिंग में होता है, स्प्रिंग। और सोइंग इन जून, इसको रिप मतलब कि कंप्लीट ये पक जाता है, और सोइंग मतलब कि आप उसको बोते कब हो, तो बोते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर में बीज लगाते हैं, और आपको ऑटम में तैयार हो जाता है। सो तीसरा नहीं होगा, 1 और 2 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या है कि 6:30 AM 6:30 AM में संडे को लंदन में है, ठीक है, मतलब लंदन में 6:30 बज रहे हैं संडे के। तो पूछ रहा है कि अब इसमें 2-3 ऑप्शन है, तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि होनोलू हवाई, जो कि ये यूएस में है, ठीक है, और टोक्यो
कहाँ पे है? जापान में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि लंदन से ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। नाउ ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड मैप है तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लंदन होगा, यूनाइटेड किंगडम है, इसी आसपास में लंदन होगा। जापान कहाँ होगा? जापान यहाँ होगा और यूएस यहाँ पे होगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये लाइन है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ईस्ट और यहाँ से वेस्ट। तो आपको कैलकुलेशन करने में कितना ऐड होगा, कितना ये होगा, वो आपको पता चल जाएगा। नाउ अब हमसे पूछ रहा है कि 2:30 AM संडे इन होनालू, ठीक है, 6:30 हो रहा है इसमें। अब ये क्वेश्चन अगर आप तभी बना सकते हो जब आपको पता होगा कितना आवर्स अहेड है। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, अब कितने डिग्री ईस्ट है कितने डिग्री वेस्ट है। ये अगर लंदन को हम लोग प्राइम मेरिडियन 0 मान लिए तो इसमें क्या है, ये 8 डिग्री 8 आवर का डिफरेंस है, डिग्री नहीं है, 8 आवर का। और ये होनालू जो है यूनाइटेड स्टेट में, वो 11 आवर का डिफरेंस है। तो अब आप सोच लीजिए 11 आवर का है सी। तो अब इसमें क्या करो कि अगर हम लोग जापान का देखते हैं 8 घंटे, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए आपको, ओके। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 6:30 AM लंदन में हो रहा है, तो लंदन आपका यहाँ है, ठीक है। अब इसमें जो है हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जापान इधर है ईस्ट में, तो ईस्ट में जो भी होगा उसमें क्या होता है कि हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे ये मान लेते हैं हम लोग 0, अप्रॉक्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब जापान जो है, टोक्यो जो है, वो 139 होता है, बट 140 आप मान लीजिए कैलकुलेशन करने के लिए। 140 डिग्री ईस्ट पे टोक्यो है आपका। अब 140 डिग्री ईस्ट पे 1 डिग्री से 4 मिनट होता है, तो ये हो गया 560, मतलब अराउंड 560 हो गया, मतलब कि 600 हो जाएगा। तो आपको कितने हो जाएंगे, 10 घंटे, तो लगभग ये 9 घंटे के आसपास है, ठीक है। सो 9 घंटे 60 मिनट का होता है, ठीक है, तो लगभग 9 घंटे। ये भी हम लोग 140 माने हैं, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो 9 आवर। तो यहाँ पे अगर 6:30 बज रहा है तो आप 9 घंटे जोड़ दीजिए, 9 6 15, मतलब 3:30 हमारा टोक्यो में हो रहा होगा। तो आप समझ लीजिए, क्या समझे आप, कि ईस्ट में अगर जाएंगे तो जो भी टाइम होगा, ठीक है, और लंदन इसलिए दिया गया है कि प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री, ठीक है, तो ईस्ट में होगा तो आपका जो भी टाइम यहाँ हो रहा है उसमें इधर जा करके ऐड होगा, इधर जाएगा तो पीछे होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, अब इधर पीछे होगा। अब ये जो यूएस का जो हम लोग होनोलू आइलैंड की बात कर रहे हैं, वो अराउंड 160 वेस्ट है, 160 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसको अराउंड मैं बता रहा हूँ 157 के आसपास में है, सो 160 डिग्री है तो 4 से करेंगे, ठीक है, तो ये आपको 640 के आसपास आ गया, ठीक है, मतलब अराउंड 11 आवर, 11 छक 66, ठीक है। तो 60 से करेंगे तो ये लगभग 10 घंटे 11 घंटे है। तो 10 घंटे अगर करते हैं, ठीक है, 10 से 11, तो ये पिछले दिन के, ये 6:30 बज रहे हैं, पीछे चले जाइए, वेस्ट जब होगा तो पीछे जाएगा, क्लियर। ईस्ट होगा तो आगे बढ़ेगा, ये होगा तो पीछे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8:30 PM, पिछले दिन के 8:30 PM। तो ये दोनों आंसर 2 और 3 हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच एंड इट इज एट 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है और 0 डिग्री है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये प्राइम मेरिडियन है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ होता है। एक डायग्राम फिर से नहीं आया। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है, तो ये क्या पूछ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट 23.5 डिग्री लैटिट्यूड एस, साउथ नहीं नॉर्थ होता है, तो 4th नंबर गलत हो गया। इसके बाद क्या है, प्राइम मेरिडियन, ये पहला सही हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन द मैप अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये तो सही है आपका, ठीक है, बट ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। आप इंटरनेशनल डेट लाइन देखोगे तो इस टाइप से है कि कोई ज़मीन पे ना हो, तो इसलिए समुद्र से ही ले जाया गया है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है।
वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल रेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 1 गेन्स डे। बिल्कुल, ईस्ट से वेस्ट करेंगे तो 1 दिन और ये होता है, ठीक है ना। सो द आंसर इज 1 and 3। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये आप करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं और ज्योग्राफी में रख सकते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में। और पेरियार कहाँ पे है, केरला में। तो आंसर इज, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कहाँ से कहाँ का कनेक्ट करता है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक रोड बनाई गई थी जिसको बोलते थे उत्तर पथ। मौर्य समय में, ये 3rd सेंचुरी में BC में बनाया गया था। अब शेरशाह सूरी थोड़ा सा इसको और मरम्मत करके बनाया, तो शेरशाह सूरी इसको बोला कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग होती है काबुल, जो अफगानिस्तान में है, काबुल से चित्तागोंग, है ना। अब बांग्लादेश हो गया, पहले तो इंडिया में था सारे। तो चित्तागोंग, काबुल से चित्तागोंग का बनाया गया था। तो आप इसमें देख लीजिए कि क्या होगा। कोलकाता से अमृतसर सबसे दूरी वाला देख लीजिए। अभी अगर इंडिया की बात करें तो बंगाल की तरफ कोलकाता, चित्तागोंग की तरफ, और इधर पंजाब में अमृतसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो उस समय न्यूज़ में रहे होंगे कि पूर्णा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो पूर्णा प्रोजेक्ट जो है वो पूर्णा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का था। भीमा प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका का था, भीमा नदी पे। मतलब कौन सा नदी कहाँ है वो भी पता चल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ककरापारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ककरापारा प्रोजेक्ट जो है सो गुजरात में है। और तेहरी डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो तेहरी डैम प्रोजेक्ट पंजाब में है। सो द आंसर इज डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी बसी हुई है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी पे बसी हुई है, बिल्कुल सही है। सूरत जो है वो तापी नदी पे बैठी हुई है ना। उज्जैन जो है वो सिप्रा नदी पे बैठी हुई है, सिप्रा नदी पे बसी हुई है। और विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी पे बैठी हुई है, ठीक है। कावेरी तमिलनाडु से पास करती है ना, तमिलनाडु, क्लियर। अब रिसेंटली कैंस फिल्म फेस्टिवल हुई थी, वो कहाँ हुई थी। देखो, कैंस फिल्म फेस्टिवल जो होती है वो ये उस समय का न्यूज है ना। ये एक्चुअली फ्रांस में ही होती है, तो ये फ्रांस में है ना। अभी 2023 में फ्रेंच रेवरा में हुए थे 16 मई से 27 मई तक, है ना। इसमें क्या होता है, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एनुअल होती है ना। कैंस फ्रांस में ही होती है। नया फिल्म हर जेनर के उसमें चलाई जाती है ना। डॉक्यूमेंट्री पूरे वर्ल्ड से जितनी भी आती है वो। तो ये कैंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है कि श्री किरण कार्निक एट दैट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम थे 2001 में। करंट अफेयर्स शुरू हो चुकी है। नेसेट, अब नेसेट जो है सो कहाँ की पार्लियामेंट है, ठीक है। तो ये आपको बता देता हूँ, इजराइल की पार्लियामेंट है। स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग। नॉर्वे का जो है उसका नाम है स्टोल्टिंग। इसके बाद स्पेन का जो है उसका नाम है क्रोट्स। और इंडिया का आपको पता है संसद, ठीक है। तो पार्लियामेंट के डिफरेंट जगह के पार्लियामेंट के डिफरेंट नाम ये आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। इसके बाद है कि इसमें पूछ रहा है कि डेनिस टिल्टो कौन थे। डेनिस टिल्टो तो उस समय का न्यूज है, तो आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट जो थे वो डेनिस टिटो, ठीक है। इसके बाद कॉलिन पॉवेल जो थे, कॉलिन पॉवेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट USA का। जैक्स चिरैक जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और डोनाल्ड H रम्सफेल्ड जो थे वो डिफेंस सेक्रेटरी USA। आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, डेनिस टिटो जो कि फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। आपको बस ये सब नॉट इम्पोर्टेंट आप याद रखिए कि कतार में हुआ था, ठीक है ना। कतार में अभी 2022 में हुआ था। और 2022 की जो हुई थी वो कतार में हुई थी, अर्जेंटीना ने जीता है। और 2026 की जो होने वाली है वो कनाडा, मैक्सिको और USA सब मिला के करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राजेंद्र एस पवार वो अभी भी NIIT की हेड है, ठीक है। और NIIT के को फाउंडर चेयरमैन है। अशोक जो राजेंद्र एस पवार का तो हो गया। अब देखिए जो CII है उसके हेड अभी जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रेसिडेंट है वो है वही हेड है, तो संजीव बजाज। इसके बाद
फीकी का कौन है? फीकी का है अरुण चावला। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, वो उस समय का पूछा गया था, चावला। और विभा धवन तेरी का है, विभा धवन तेरी का है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा कवच क्या है। अब रक्षा कवच क्या है? वो रक्षा कवच जो है सो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने बनाई थी कि दो ट्रेन को कॉलिजन से बचने के लिए, है ना, रक्षा कवच, तो एन एंटी कॉलिजन डिवाइस टू प्रिवेंट कॉलिजन बिटवीन ट्रेन डिजाइन बाय द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। जो ट्रेन की डिजाइन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बना रही थी उसमें रक्षा कवच एक बनाई थी, है ना। तो ये आपको उस समय का न्यूज़ था। अगला क्वेश्चन है सॉकर वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप फिर मैंने बता दिया 2022 में कतार में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था और रनर फ्रांस रहा था। ठीक है, और 26 में कनाडा, मैक्सिको, यूएस मिल करके करा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद ये 3 कंपनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, आईबीपी है और आईपीसीएल है। तो इसको किसने खरीदा है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड को टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने खरीदा था, टाटा कम्युनिकेशन इसका नाम रख दिया। आईबीपी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खरीदा और आईपीसीएल को रिलायंस ने खरीदा था। ठीक है, तो ये उस समय का डिसइन्वेस्टमेंट में कौन खरीदा था? वो करंट अफेयर्स थे। अगला क्वेश्चन है, ये याद रख सकते हैं आप, स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने हॉस्टेज बनाया, किडनैप किया, और आपके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी है जो आप उसी के सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये होगा हॉस्टेजेज एंड किडनैप विक्टिम इन विच पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप टुवर्ड द, जो वो ऐसा सा रीजन बता दिया कि हमने आपको किडनैप किया है कि आप उसी की तरह वर्क करने लगे, तो वो हो गया स्टॉकहोम सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ प्रोमिनेंट फुटबॉल प्लेयर है और किस कंट्री का है, तो उस समय जो न्यूज़ में रहेंगे वो है, बट फिर भी हम आपको बताते हैं कि माइकल ओवन जो है वो इंग्लैंड के थे, लुइस फीगो जो थे वो पुर्तगाल के थे, गैब्रियल बैटिस्टूटा जो थे वो अर्जेंटीना के थे, अर्जेंटीना के, ओके, और रॉल गोंजेला जो थे वो स्पेन के थे। नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभी के समय में। अगला क्वेश्चन ये है कि भरतनाट्यम ये कहाँ से है, तो भरतनाट्यम जो है वो आपको, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, कथकली जो है केरला का डांस है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब ये फिर से देखिए न्यूज में, जैसे कि पहले सिटी, कौन सी सिटी में कौन से स्टैब्लिशमेंट है वही पूछे जाते थे। एर्कोनम में जो है, एर्कोनम सिटी है, वहाँ पे नवल एयरबेस है। इलाहाबाद में सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर है। काम्पटे में इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री लॉ है, आईएमएल। और मऊ में क्या है? कॉलेज ऑफ कैम्बेक्ट है। और कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो आपको दिल्ली में। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे था। नेशनल लाइब्रेरी जो है आपका कोलकाता में है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो है सो मुंबई में है। कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो चेन्नई में है। तो आप याद रख सकते हैं 2, 3, 4। ठीक है, क्रॉप यील्ड फॉर्मुलेशन यूनिट विच हैज़ डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल टू फॉरकास्ट क्रॉप यील्ड वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये किसके अंदर में है? क्रॉप यील्ड फॉर्मुलेशन यूनिट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की होगी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अंदर में है। इनका काम क्या है? फॉरकास्ट करते हैं। किसको फॉरकास्ट करते हैं? कि कितना क्रॉप यील्ड होता है। क्रॉप यील्ड मतलब कितना उपज हो रही है, ठीक है ना, कितने ज़मीन में। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये नागपुर में है। अब देखो, सोचोगे माइंस है तो धनबाद में होगा, बट ये नागपुर में है। नेशनल फिल्म आर्कीव ऑफ इंडिया पुणे, नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ पे है? ठीक है, समझ गए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सिर्फ नागपुर में है। अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया का। तो देखो, इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज में थे। ठीक है, तो पहला स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात हुई थी, जिसमें नेचुरल यूरेनियम की यूज होती थी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये राजस्थान में बिठाया गया था, तो ये आपका सही है। इसके बाद वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता इज वन ऑफ द 5 रिसर्च सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में नहीं था, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर जो कि कोलकाता में है वो है। तो ये दूसरा गलत हो गया। दूसरा जैसे ही गलत हुआ तो आंसर 1 और 3। अब इंडिया हैज अ वास्ट रिसोर्स ऑफ थोरियम एंड द थर्ड स्टेज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन्वेस्टिज द यूज ऑफ थोरियम। बिल्कुल, थर्ड स्टेज, तो 3 स्टेज जो मैंने बताया था, तो फर्स्ट सेकंड में तो न्यूक्लियर, ये आप बात कर रहे हैं यूरेनियम की, पर थर्ड में
हम थोरियम की बात कर रहे हैं, और थोरियम जो है, क्योंकि इंडिया में थोरियम बहुत ज़्यादा है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की सेंसस की बात कर रहा है। अब 2001 की सेंसस नहीं, अब तो आपको 2001 की सेंसस के अनुसार से तो ये आंसर हो जाए है, बट अभी बात जो हम लोग करेंगे वो 2011 की। 2011 की सेंसस में भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो दिल्ली का था, और लोएस्ट जो था 2001 में भी वो अरुणाचल प्रदेश था, और अभी भी, ठीक है, वही है। 2011 के सेंसस में लिटरेसी रेट जो कंट्री की 74.04% था, उसमें 82.14% मेल का था और 65.4546% फीमेल का था। तो डिकेड में अगर पूछेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला है सागर सम्राट। सागर सम्राट जो है वो वाइल्ड ड्रिलिंग एक शिप था बम्बे हाई में, जहाँ से तेल निकालते थे, और ड्रिलिंग शिप इन बम्बे हाई, ये उस समय न्यूज में था। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम 2002-03 के बजट में कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म बनाया गया था? वो हम्पी था, कर्नाटका, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। श्री राजेंद्र सिंह वोन द रमन मैगसेसे। अब रमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो एनुअल अवार्ड है, पहली चीज़ है। ये फिलीपीन प्रेसिडेंट थे रमन मैगसेसे, उसके नाम पे दी जाती है, इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नेंस के, कि आप कोई काम जो कर रहे हैं पब्लिक सर्विस में, चाहे गवर्नेंस में, वो सही कर रहे हैं उसके लिए। और ये मिलती है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस में अच्छा काम किए हो, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, या कोई इमरजेंट लीडरशिप के लिए, ठीक है ना, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिलती है, या आपको जर्नलिज्म की मिलती है, जो आपको रवीश कुमार को मिली थी, है ना, इंडिया में लिटरेचर या क्रिएटिव कम्युनिकेशन के लिए भी मिलती है, और इमरजेंट लीडरशिप के लिए भी मिलती है। तो बोला राजेंद्र सिंह को किस लिए मिला था? राजेंद्र सिंह को 2002 में मिला था, और वो मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के। राजस्थान में के हैं ये, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? ये आप याद रख सकते हैं। पहली जो वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो सिरिमाबो बंदार नाइके को मिला था, और ये श्रीलंका की थी, श्रीलंका में बनी थी, और श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी की ये थी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट कंसीडरिंग यूएई, यूनाइटेड। ओमान इज वन ऑफ द 7 इमिरेट्स विच फॉर्म द यूनाइटेड। नहीं, ओमान नहीं है, क्योंकि ओमान एक अपनी अलग कंट्री है, तो वन ऑफ द 7 इमिरेट्स नहीं है। यूएई में 7 मिल करके बनाया हुआ है, दैट्स अ राइट, है ना, 7 इमिरेट्स मिल करके बना हुआ है यूएई, बट ओमान एक अपने कंट्री थी जिस समय यूएई फॉर्म हुई थी, वो उसमें ऐड हुई नहीं थी। और इसकी जो कैपिटल है वो दुबई नहीं है, आबू धाबी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड खत्म हो, गलत हो गया। तो थर्ड, फिशिंग एंड टूरिज्म आर द की इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, यूएई में टूरिज्म सबसे ज़्यादा है और फिशिंग की ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ये बुक है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये किसने लिखी थी? तो अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिखी थी अरुंधति रॉय ने, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये अरुंधति रॉय है, ऑल अबाउट द 2002 EPFO APFC पेपर। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 2004 APFC पेपर, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें जो आपको लग रहा है कि उस समय के करंट अफेयर्स से, तो मैंने डिस्कस की है, बट आप उसको छोड़ सकते हैं, बाकी आप सारा देखें, उससे आपको बेनिफिट ही होगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नए आए हैं वो लेबर लॉज की भी एक सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।